गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं वो है अमलगामेशन चैप्टर के साथ लिंकअप। अमलगामेशन चैप्टर जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए चैप्टर यूज़ किया जाता है, और इस चैप्टर में जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं उनके बेस के ऊपर जो एक न्यूमेरिकल है वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों की एंट्रीज होंगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेलगामेशन है वो दो प्रोसेस के साथ होती है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है कि जो कंपनी जो खुद को ट्रांसफ़र करवा रही है, जो कंपनी अमलगामेट होने जा रही है, वो कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है, वो ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। और इन दी नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है कि खरीदते हैं वो जो कंपनी खुद को ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, खुद को अमलगामेट करवाना चाहती है, वो खुद को बेच देती है किसी दूसरी कंपनी के हाथों में। वो किसी भी फॉर्म में बेचा जा सकता है, चाहे शेयर्स के फॉर्म में, चाहे मनी फॉर्म में। तो आज हम जो क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, ये इन द नेचर ऑफ परचेज के साथ जुड़ा हुआ है। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, कि जिसमें एक कंपनी जो खरीद रही है दूसरी कंपनी को, वो खरीदेगी और साथ ही साथ उस कंपनी में अपनी जो अमलगामेशन का प्रोसेस है, जो मर्जर का प्रोसेस है, उसको भी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल जो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एज अंडर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, ए कंपनी के लिए भी है और बी कंपनी के लिए भी है। दोनों कंपनीज के शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लसेस दोनों गिवन है। उसके बाद कुछ करंट लायबिलिटीज़ हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं। एसिड साइड में हमारे पास सब कुछ गिवन है, फिक्स्ड एसिड एंड करंट एसिड्स। उसके बाद देखिए जो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं आपके पास हर क्वेश्चन में। ए लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब्ड बाय बी लिमिटेड, तो जो बी लिमिटेड है वो खरीदार है, ठीक है, वो खरीद रहे हैं, क्योंकि हम इन दी नेचर ऑफ परचेज के अंडर इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं। तो जो बी लिमिटेड कंपनी है वो ट्रांसफरी है, और ये जो ए लिमिटेड है ये ट्रांसफरर है, ये खुद को ट्रांसफ़र करवा रही हैं बी लिमिटेड के हाथों में। और ये कब हुआ? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो जो क्या एडजस्टमेंट हमने करने को बताया गया है, फिक्स्ड एसेट अदर देन गुडविल टू बी वैल्यूड एट 5 लाख इंक्लूडिंग 6,000 फॉर फर्नीचर, कि जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं गुडविल को छोड़कर, अदर देन गुडविल को छोड़कर, वो सारे 5 लाख में रिवैल्यूएट हुए। क्योंकि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कुछ परचेजिंग का काम करती है तो वो ज़रूरी हो जाता है कि वो उस कंपनी के एसेट्स को जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएट करवाती है। तो इन्होंने भी करवाया, बी लिमिटेड ने भी किया, तो वो वैल्यू बनी 5 लाख, और जिसमें कि 6,000 का फर्नीचर भी जुड़ा हुआ है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000 एंड डेबिटर्स बाय 5%। जो स्टॉक है वो 20,000 तक कम हो गया, और जो डेबिटर है वो 5% तक रिड्यूस हो गई। डेबिटर का 5% रिडक्शन का मतलब होता है प्रोविज़न, जो आप लोगों ने देखा होगा अपने पिछले सेमेस्टर्स में भी। एक वर्ड होता है आपके पास प्रोविज़न फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स, जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डीडी का मतलब होता है कुछ रिडक्शन होना, कुछ रिडक्शंस होना। तो ये वो चीज़ है। बी लिमिटेड टू अज्यूम लायबिलिटीज एंड 6% डिबेंचर्स। जो कंपनी खरीदार है, ट्रांसफरी है, इस कंपनी ने ट्रांसफरर के जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको टेक ओवर किया, और साथ ही साथ डिबेंचर्स को भी लिया। द न्यू प्रोजेक्ट टू बी वैल्यूड एट ₹95,000, ठीक है। जो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, एक्सपेंसेस और न्यू प्रोजेक्ट, ये 75,000 का था, लेकिन जो दूसरी कंपनी ने जब इसको अपनी चीज़ों में शामिल करना चाहा तो उन्होंने इसकी वैल्यू 95,000 तक कैलकुलेट करवाई। द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड टू रिसीव कैश पेमेंट ऑफ ₹30 पर शेयर प्लस 4 ऑर्डनरी शेयर इन बी लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर हैड। तो ये एक एग्रीमेंट जो दोनों कंपनीज में हुआ कि जो ए कंपनी के शेयर्स होल्डर हैं, आप जानते ही हो जब एक कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी के हाथों में दे रही है तो जो उसके शेयर होल्डर है वो भी तो इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एवज की डिमांड करेंगे। तो उनको इस काम के बदले क्या दिया गया, जो ए कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको एक तो कैश पेमेंट रिसीव हुई ₹30, ठीक है, पर शेयर। जितने भी शेयर किसी शेयर होल्डर के पास होते हैं उसके आप मान के चलिए कि किसी के पास अगर 1,000 शेयर्स हैं तो उसको पर शेयर ₹30 के हिसाब से पेमेंट होनी है। दैट मीन्स कि आप उनको 30,000 रुपीज़ जो है कैश में पे करेंगे, प्लस इसके साथ साथ
4 ऑर्डिनरी शेयर्स इन बी लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। ये बात मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जिस वर्ड के साथ हेल्ड वर्ड लगा होता है वो आपको डिनोमिनेटर बनाना होता है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर को कैश पेमेंट तो होएगी, साथ ही साथ उनको शेयर्स भी मिलेंगे। और शेयर्स कौन सी रेशियो में मिलेंगे उनको? उन्होंने बोला है कि 4 मिलेंगे जिसके पास पीछे 5 होंगे। ठीक है, 5 शेयर हेल्ड, जो जिस वर्ड के साथ हेल्ड लगा होता है वो डिनोमिनेटर बनते हैं। तो 4/5 की रेशियो के साथ आप उनको शेयर्स भी डिवाइड करेंगे। बी लिमिटेड टू पे द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹6,000। और बी लिमिटेड ने जितने भी अमलगामेशन का खर्चा हुआ, जो भी उन्होंने आपस में जो लीगली एग्रीमेंट साइन करवाए और एक दूसरे के साथ जो लिंकअप किया, उसमें उनका 6,000 रुपये तक का खर्चा आ गया, जो कि पे किसने किया है? ट्रांसफरी कंपनी ने, जो कंपनी खरीदार है। ड्राफ्ट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड ए लिमिटेड इन द नेचर ऑफ परचेज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों को क्या करना है? आपको दोनों कंपनीज की जनरल एंट्रीज लिखनी है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी रेडी करनी है। जब अमलकमेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब उसके बाद बी लिमिटेड जो कंपनी है वो अपनी नई बैलेंस शीट में क्या चीज़ शो करेगी वो आपको अपने इस क्वेश्चन में शो करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों को बताया गया था, यहाँ देखिए सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन शो करेंगे, निकालेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ परचेज का क्वेश्चन था। हमें ये भी तो देखना है ना कि एक कंपनी जैसे कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही थी, तो बी लिमिटेड जब इसको खरीद रही है तो कुछ अमाउंट भी तो इनको देगी ना, तो वो अमाउंट की कैलकुलेशन को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। और परचेज कंसिडरेशन को यहाँ मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है। उन्होंने हमें बोला था कि जो कंपनी है ए लिमिटेड वाले शेयर होल्डर्स को कैश पेमेंट भी करेगी और साथ ही साथ शेयर्स भी देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेयर्स और कैश दोनों को लिखा और उनका टोटल परचेज कंसिडरेशन बनेगा। तो शेयर्स देखिए कैसे मिले हैं उनको। शेयर्स के लिए उन्होंने बोला कि 4 नए शेयर मिलेंगे हर 5 के बदले, जिसके पास पहले 5 हो गए उसको नए 4 शेयर और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है। आप लोग यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि जो ए लिमिटेड कंपनी है उनके पास अपने शेयर कितने थे? 5 लाख। अगर 5 लाख रुपीज़ है और 100 रुपया एक शेयर की वैल्यू है, तो टोटल शेयर्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? उनके पास 5,000 शेयर थे। ठीक है, 5,000 शेयर थे। जब 5,000 शेयर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 लाख बना होगा। तो 5,000 शेयर्स हैं उनके। ठीक है, ए लिमिटेड की बात हो रही है तो ए लिमिटेड के ही शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। 5,000 शेयर देने कैसे हैं? 4/5 की रेशियो के साथ, और 100 पर शेयर की वैल्यू है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि 30 रुपीज़ की कैश पेमेंट भी होनी है। कितने शेयर्स के साथ? तो 5,000 शेयर, जैसे मैंने भी आपको बताया, हर शेयर्स के पीछे 30 रुपये की जो कैश पेमेंट है वो भी होगी। वो अमाउंट बन जाएगी 1,50,000। तो अगर आप दोनों अमाउंट्स को जोड़ेंगे तो परचेज कंसिडरेशन टोटल आ जाएगा 5,50,000। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो परचेज कंसिडरेशन आप यूज़ करेंगे वो होगा 5,50,000। अब देखिए एंट्रीज। सबसे पहले है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कि ट्रांसफरर है। ठीक है, ट्रांसफरर मतलब जो कंपनी अपने आप को किसी दूसरी कंपनी में अमलगमेट कर रही है, ये इसकी मर्जी है कि वो अमलगमेट हो रही है। ठीक है, ये तो सबसे पहले एंट्रीज इन्होंने डालनी होती है जब आप क्वेश्चन करते हैं कि जो इस कंपनी के पास अपने शेयर्स हैं ना, जो अपने एसेट्स है, सॉरी, जो एसेट्स उनके बैलेंस शीट में यहाँ आप देख सकते हैं, इन एसेट्स की यहाँ पे इन्होंने एक एंट्री डालनी होती है और वो भी एट दी बुक वैल्यू। ये जितनी भी मैंने एंट्री यहाँ पे डाली है वो सभी की सभी बुक वैल्यू के ऊपर ही डाली हुई है। सेम एंट्री आप डालोगे ट्रांसफरी यानी कि बी लिमिटेड के बुक्स में भी, लेकिन वहाँ पे कैसे डाली जाएगी? वहाँ पे रियलाइजेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग डाली जाएगी। रियलाइजेशन वैल्यू जो उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई थी कि कैसे गुडविल को करना है, कैसे फिक्स एसेट को करना है, तो इस अकॉर्डिंग नई वैल्यू के साथ हम बी लिमिटेड की बुक्स में इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, सबसे फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल भी थी उनके पास, टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ देखिए, ठीक है, गुडविल भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है। फर्नीचर टू स्टॉक, टू डेबिटर्स अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट एंड टू एक्सपेंसेस और न्यू प्रोजेक्ट अकाउंट। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं वो सारी की सारी इनकी बुक वैल्यूज़ लिखी हैं। जो ओरिजिनल बुक वैल्यू ए लिमिटेड की, ए लिमिटेड का कॉलम चल रहा है और यहाँ पे बी लिमिटेड की बात चल रही है। ठीक है, तो ए लिमिटेड की जितनी भी बुक वैल्यूज़ के ऊपर एसेट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र करवाई, वो एंट्री डाली रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। बीइंग एसेट्स टेक ओवर बाय बी लिमिटेड,
ये नरेशन आपने देनी होती है, क्योंकि इसी के साथ ही आपकी एंट्रीज का मतलब पता चलता है कि आपकी एंट्री का नेचर क्या है। तो सेकंड एंट्री ये तो थी एसेट के लिए, ये होगी लायबिलिटीज़ के लिए। देखिए लायबिलिटीज़ के लिए एंट्री भी सेम एट द रेट ऑफ बुक वैल्यू। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे इनके पास कुछ डिवेंचर्स थे और कुछ क्रेडिटर्स थे, ये उनकी बुक वैल्यूज़ हैं। तो इनकी ये एंट्री जो है हमने यहाँ पे यूज़ की है। 3,95,000 तो टोटल हो जाएगा 3,95,000। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जो एंट्री आपने डालनी होती है वो होती है परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो पहली एंट्री एसेट एट द बुक वैल्यू, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज एट द बुक वैल्यू, एंड थर्ड एंट्री होगी रियलाइजेशन, जो कि परचेज कंसिडरेशन दिया गया बी लिमिटेड की तरफ से, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी की तरफ से ट्रांसफरर को। तो ये उसकी एंट्री मैंने डाली, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,50,000। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद जो आपने पीछे एंट्री डाली है परचेज कंसिडरेशन के लिए, ये एंट्री आपकी कंसिडरेशन के लिए शो करने के लिए एंट्री होती है कि इतना कंसिडरेशन हमारा देना उनका बनता है, हम उतना कंसिडरेशन जो है वो देंगे, उतना कंसिडरेशन हम लोग शो करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आप लोग डालेंगे वो एंट्री होएगी रिसिप्ट्स के लिए। परचेज कंसिडरेशन जिसका प्रॉमिस किया गया कि 5,50,000 रुपये बी कंपनी जो है वो ए कंपनी को देगी, तो उसकी अब रिसिप्ट्स की एंट्री है। उस रिसिप्ट्स की एंट्री के लिए आप एंट्री डालोगे शेयर्स इन बे लिमिटेड। देखिए जब आपने यहाँ परचेज कंसिडरेशन बनाया था तो यहाँ पे सबसे पहले एक शेयर्स तो दिए गए, साथ साथ कैश दिए गए। तो उन्हीं चीज़ों का नाम यहाँ पे आपने लिखना है जिसके जो एग्रीमेंट में आपके साथ शो किया गया हो। शेयर्स इन बे लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बे लिमिटेड। ठीक है जी, 5,50,000। उसके बाद लिक्विडेशन खर्चों की एंट्री है, जो खर्चे पे किए गए, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप जनरल एंट्रीज को लिखते हैं तो जनरल एंट्रीज में दो एंट्रीज लिखनी होती है। एक तो आपने एंट्रीज लिखी उस चीज़ को शो करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने बताया है कि बी लिमिटेड को कैश का कुछ खर्चा पे करना पड़ा 6,000 में, ये वो एंट्री है। और दूसरी एंट्री कि जब उन्होंने पे कर दिया, ठीक है, पहली एंट्री होती है कि आपने उसको एक्सपेंस को शो किया कि बी लिमिटेड ने लिक्विडेशन के खर्चे को पे किया। उसके बाद जब उनको रिसिप्ट मिल गई, जब ओरिजिनली उन्होंने उस चीज़ को पे कर दिया, तो दूसरी एंट्री इस चीज़ की डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ लॉस, जो रियलाइजेशन के ऊपर लॉस आया आप लोग देख रहे होंगे। मैंने जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे डाली हैं सभी एंट्रीज में मैंने रियलाइजेशन वर्ड को यूज़ किया था। रियलाइजेशन, यहाँ पे भी रियलाइजेशन, और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के लिए भी रियलाइजेशन वर्ड को मैंने यूज़ किया है। अब रियलाइजेशन कई बार डेबिट है और कई टाइम क्रेडिट है। तो ये जो एंट्री मैंने डालनी है ये मैंने रियलाइजेशन के लिए डालनी है कि रियलाइजेशन में मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा था क्योंकि देखिए 10,05,000 यहाँ पे रियलाइजेशन का टोटल इतना है। उसके बाद क्रेडिट के लिए साइड में देखेंगे तो टोटल है 3,95,000। डेबिट और क्रेडिट आपस में अपोजिट होते हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ा। फिर क्रेडिट है, रियलाइजेशन देखिए क्रेडिट साइड पे है तो लेस करना पड़ा। उसके बाद कहीं भी हमने रियलाइजेशन को यूज़ नहीं किया तो देखिए हमारे पास लॉस आ गया 60,000 का। ठीक है, तो ये एक लॉस की एंट्री आपने शो करनी है। अगर प्रॉफिट आएगा तो अपोजिट हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर द लॉस एंट्री। एंड उसके बाद जब मर्जर का कंसेप्ट पूरा हो जाता है, जब परचेजिंग का काम पूरा हो जाता है, तो जो कैपिटल होती है और जो बाकी रिजर्व्स होती हैं, आपने देखा होगा जब मैंने क्वेश्चन आपको करवा रही थी तो मैं यहाँ पे इस साइड्स पे आपकी लायबिलिटीज़ थी, जो करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स थी। इन दोनों के लिए हमने रियलाइजेशन का जो एंट्रीज थी वो डाल चुके थे, लेकिन हमने इस कैपिटल का और रिजर्व का कुछ नहीं किया था। तो ये कैपिटल और रिजर्व के लिए अब ये भी तो ट्रांसफ़र होंगे ना, जब एक कंपनी अपना टोटली जो वर्किंग है वो दूसरी कंपनी को दे रही है, दूसरी कंपनी अब उनका काम संभालेगी, तो ये अपने सारे डिटेलिंग, सारे खाते उनको ट्रांसफ़र करेंगी, तभी वो अपना आगे काम जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये जो एंट्री लास्ट वाली है वो कैपिटल और रिजर्व सरप्लसेस के लिए होती है। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल जितने भी एक कंपनी के 5 लाख, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये देखिए जो भी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे इनकी बुक वैल्यूज़ थी। जो बुक वैल्यू होती है हमने बुक वैल्यू के ऊपर ही वो एंट्री डालनी होती है जी।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 6,10,000। उसके बाद जो पेमेंट शेयर होल्डर को देनी होती है, क्योंकि जो हमने परचेज कंसिडरेशन की बात की थी, अब ए लिमिटेड एक कंपनी है ना, ए लिमिटेड कोई पर्सन नहीं है कि वो अपने घर ही ले जाएगा सारा कंसिडरेशन 5,50,000। तो वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे। तो शेयर होल्डर में क्या बटा, वो आप इसकी एंट्री डालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन बे लिमिटेड टू कैश अकाउंट। तो जो परचेज कंसिडरेशन के लिए आपने जो प्रोसेस किया था, सेम एंट्री वो यहाँ पे डाली जाती है। और ये लास्ट एंट्री होती है फॉर दी मर्जर कंसेप्ट इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, हमने ट्रांसफरर की एंट्रीज अभी सीखी हैं, तो ये ट्रांसफरर की बुक की एंट्रियों में ये लास्ट एंट्रीज होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन बे लिमिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके साथ ही अब देखिए, अब मैंने ट्रांसफरी की बुक की एंट्रीज भी साथ में शुरू कर दी हैं जी। देखिए, अब ट्रांसफरी जो बी लिमिटेड है, जो कि खरीदार है, ये इसने खरीदा है दूसरी कंपनी को खुद के लिए, तो ये सबसे पहले अपनी जो एंट्री डालेगा वो परचेज कंसिडरेशन के लिए शो करेगा। तो फर्स्ट एंट्री जो उसने, जिस बात के ऊपर उनका एग्रीमेंट हुआ कि हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के लिए ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसकी एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। अब यहाँ पे ए लिमिटेड की बात आएगी बिकॉज हम बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज ओपन कर रहे हैं। अब बी लिमिटेड अपना नाम अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकता, तो वो दूसरी कंपनी का नाम शो करेगा। तो एंट्रीज है बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी इन द सेंस बिजनेस परचेज, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। तो वैल्यू आप देख रहे हैं। उसके बाद ये देखो बेटे, जब मैंने आपको बताया था, जब हमने पहले यहाँ पे ए की बुक्स में जब हमने एंट्रीज डाली थी, ए की बुक में जब हमने एंट्रीज डाली थी, तब एंट्रीज यहाँ पे हमने बुक वैल्यू पे डाली थी। और मैंने तभी आपको बताया था कि जब यही एंट्री हम बी लिमिटेड की बुक्स में डालेंगे, तो जो करंट उन्होंने डिसाइड किया था, जो टर्म्स उन्होंने हमें बताई थी, हम उसी सीक्वेंस में उनकी एंट्रीज को पुट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो फिक्स्ड एसेट है, गुडविल को छोड़ के वो सारी एसेट्स 5 लाख में रिवैल्यूड हुई हैं, जिनमें कि 6,000 का फर्नीचर ऐड है। ठीक है, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप लोग ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने नॉन करंट एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट इन्होंने यहाँ पे हमें लिखे हुए हैं, जिसमें से गुडविल को उन्होंने हमें एक्सेप्ट करने को बोला। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद हमने वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, जो प्रोजेक्ट नया चल रहा था, उसके लिए अलग से वैल्यू दी है 95,000, तो हमने इसको भी नहीं देखा। फर्नीचर के लिए उन्होंने बोला है 6,000, चलो ये भी वैल्यू निकल जाएगी। बिल्डिंग था यहाँ पे, और बिल्डिंग की यहाँ पे वैल्यू 0 है। तो जो फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं वो 5 लाख की, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, कि जो प्लांट एंड मशीनरी रह गया, क्योंकि बाकी के लिए उन्होंने वैल्यू बता दी ना, फर्नीचर के लिए भी बता दी है, और गुडविल उन्होंने लेफ्ट करने को बोला है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अलग से वैल्यू बताई है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू उन्होंने बताई है वो इसके लिए बताई है कि ए कंपनी बोल रही है कि मेरी जो वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की वो 4,20,000 है, लेकिन बी कंपनी ने उस चीज़ की वैल्यू 5 लाख शो की, लेकिन 5 लाख नहीं है बेटे, क्योंकि उन्होंने 6,000 इसमें फर्नीचर का जुड़ा हुआ है। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 4,94,000। ठीक है, मैंने 5 लाख में से ये 6,000 लेस कर दिया, क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू निकालनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट जो बी कंपनी ने रिवैल्यूएट किया 4,94,000, फर्नीचर 6,000 का बोला था। स्टॉक में उन्होंने बोला है कि 20,000 पे कम कर दो। अब देखिए स्टॉक है यहाँ पे 2,10,000 का, 2,10,000 में से आप 20,000 लेस करेंगे तो 1,90,000 बच गया। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे डाला है। डेबिटर अकाउंट डेबिटर देखिए 1,80,000 के हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेबिट वाली साइड पे 1,80,000 की फुल वैल्यू लिखी है, लेकिन 5% रिडक्शन को बोला, तो मैंने उसके लिए क्रेडिट साइड में एक अकाउंट ओपन कर दिया, टू प्रोविजन फॉर डीडी। ठीक है, ये जो मैं भी आपको बता रही थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,80,000 का 5% 9,000। आप ऑटोमेटिकली देखिए तो वो वैसे भी लेस हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट को जब आप इंटरसेप्ट करेंगे तो वो लेस हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट 95,000 उन्होंने हमें बोला था, तो हमने 95,000 ही नई वैल्यू ली है। कैश और बैंक के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो कैश और बैंक जो वैल्यू थी वो उसी अकॉर्डिंग हमने उस वैल्यू को नोट डाउन किया। एक तो हमारा क्रेडिट साइड में डीडी आ गया, दूसरी साइड पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स के लिए भी उन्होंने जो वैल्यू हमें नहीं बोली, तो हम 95,000 जो वैल्यू मेंशन है हम वही वैल्यू को ही नोट करेंगे, 95,000। डिबेंचर्स के लिए भी जो बुक वैल्यू उन्होंने बोली थी 3 लाख, तो हमने 3 लाख की बुक वैल्यू ही नोट की, ये देख सकते हैं आप लोग। और साथ ही साथ बी कंपनी ने अपनी तरफ से बीपी भी तो दिया है, बिजनेस परचेज मतलब परचेज कंसिडरेशन भी तो पे भी तो किया है ना कुछ, तो वो है 5,50,000। ठीक है बेटे, उसके बाद जब आप इस डेबिट साइड को चेक करेंगे और क्रेडिट साइड को चेक करेंगे, तो जो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट वाली साइड पे बचती होएगी तो आप उसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व।
ठीक है, तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू इस साइड पे बचती होएगी तो आप उसको गुडविल का नाम देंगे, तो यहाँ पे गुडविल के नाम से यहाँ पे एक वैल्यू लिखी जाएगी। ये आप लोग याद रखना। जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों का अकाउंटिंग करके देखेंगे, अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचता होगा तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से शो होगा, अगर इस साइड बचता होगा तो गुडविल के नाम से शो होगा, डेबिट फॉर दी गुडविल। तो ये एंट्री आप लोगों ने देखी फॉर द एसेट और लायबिलिटीज टेक ओवर के लिए। उसके बाद एंट्री है जो बी लिमिटेड ने नए शेयर और कुछ पैसे दिए थे ए लिमिटेड को, उसकी एंट्री आप डालोगे। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैश अकाउंट। ये आप एंट्री समझ सकते हैं। 5,50,000 कैसे बना था, 4 लाख के शेयर थे और 1.5 लाख उनको बाय कैश दिया गया। उसके बाद जो एंट्री 6,000 के लिक्विडेशन के खर्चे थे, ये उसके लिए एंट्री है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये खर्चा। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीदने के लिए कर रही है वो सारे के सारे सीआर में जाएंगे, मतलब कि कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री मैंने इस तरह से डाली। उसके बाद उन्होंने एक लाइन यहाँ पे लिखी थी, बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में है ये लाइन, ये देखिए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड इज टू बी कंटिन्यूड इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, ये जो DRR चल रहा है ए लिमिटेड की बुक्स में, वो कह रहे हैं कि वो ऐसे ही कंटिन्यू होएगा, मतलब जो पहले चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में DRR दिया हुआ था 40,000 का। ठीक, तो जो चीज़ उन्होंने हमें एज इट इज़ कंटिन्यू करने के लिए बोली है, उसके लिए आप अमलगामेशन एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू DRR 40,000, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा बी लिमिटेड की बुक्स में। तो बी लिमिटेड इन द नेचर ऑफ परचेज में बी लिमिटेड के लिए सिर्फ इतनी ही एंट्रीज आप लोग शो करते हैं। और जो एंट्रीज मैंने आपको पीछे ट्रांसफर के लिए बताई हैं, जितनी भी एंट्रीज आपको शो करवाई हैं बेटे, ये इतनी ही एंट्रीज आप लोगों ने अपनी बुक्स में डालनी है जब भी आप इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में अमलगामेशन का क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं। ट्रांसफर की इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं डाली जाएगी। बी लिमिटेड की बुक्स में भी सिर्फ यही एंट्री डाली जाएंगी। फ़र्क सिर्फ कहाँ होगा, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर आप कर रहे हो तो इस जगह पे आपके पास 2 एंट्रीज और एक्स्ट्रा डाली जाएंगी, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इन द नेचर ऑफ परचेज के कॉन्सेप्ट को ही अंडरस्टैंड कीजिए। तो ये लास्ट एंट्री इसके पोर्शन में डाली जाएगी ट्रांसफरी के बुक्स में। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, आप लोग लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है बैलेंस शीट। अब बी लिमिटेड दोनों कंपनियों का आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनके पास ऑनरशिप का राइट आ चुका है। तो बी लिमिटेड एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रेडी करेगा आफ्टर द अमलगामेशन प्रोसेस। तो ये बैलेंस शीट एक नई बैलेंस शीट की तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए बच्चों, जी बी लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट को शो करेंगे अब लोग। बी लिमिटेड के पास अपनी कैपिटल थी 15 लाख। ठीक है, 15 लाख का मतलब है कि इनके पास 1500 के जो हैं शेयर्स होंगे, 1500 के शेयर्स, 15,000 के, आई एम सॉरी, 15,000 के शेयर्स इनके पास अवेलेबल होंगे। और 15,000 शेयर बी लिमिटेड के अपने हैं जो उनको ए लिमिटेड की तरफ से मिले हैं, जो ए लिमिटेड ने दिए हैं। जब आपने परचेज कंसिडरेशन निकाला था तो आपने इन शेयर्स की वैल्यू, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इतने हिस्से को कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू 4,000 बनेगी। ठीक है, तो 4,000 शेयर जो है पीसी में दिए गए, परचेज कंसिडरेशन में दिए गए। ओके, तो ये देखिए, 15,000 बी कंपनी के अपने शेयर थे, 4,000 इनको ए कंपनी की तरफ से मिले, टोटल हो गए 19,000 शेयर। और एक शेयर का रेट है 100 रुपीज़। तो देखिए, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 19 लाख। उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे नहीं था पहले, यहाँ पे 50,000 है, अब ये नील हो चुका है। और देखिए कैपिटल रिजर्व के लिए आपने यहाँ पे एंट्री, क्योंकि बी लिमिटेड की बुक्स की एंट्री शो हो रही हैं तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को ही देखा जाएगा। बी लिमिटेड के कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे एक तो 26,000 हमारा क्रेडिट साइड था, और दूसरी चीज़ इस तरफ देखिए, चौथी एंट्री में कैपिटल रिजर्व डेबिट में है 6,000। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। जब आप इनको एडजस्ट करेंगे तो 20,000 का जो नया कैपिटल रिजर्व है वो यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, और DRR के लिए यहाँ पे बोला गया था कि आपने इनको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो जो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है वो ए कंपनीज की बुक्स में एज इट इज़ चलता रहेगा। तो यहाँ से आप इनको लेस करके ये नील हो जाएगा।
उसके बाद जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखिए जनरल रिजर्व जो है इस कंपनी के 2 लाख के हैं और सरप्लस है 1,20,000। तो हमने एज इट इज़ डाला है, जनरल रिजर्व है 2 लाख और सरप्लस है 1,20,000। यहाँ देखिए डिबेंचर्स पहले बी लिमिटेड के पास नहीं थे, लेकिन ए लिमिटेड के उन्होंने टेक ओवर किए तो डिबेंचर्स बन के इनके पास। और करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए क्रेडिटर्स इनके पास थे 95,000 के और इनके अपने हैं 2,40,000 के। दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3,35,000। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीज़ें वो लाइबिलिटी साइड की हैं। इक्विटी लाइबिलिटी हेड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, और तीनों हेड को मैंने जब जोड़ा तो टोटल आ गया लाइबिलिटी का 28,75,000। अब देखिए एसेट साइड पे, एसेट साइड जो आपकी बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे, बिल्डिंग अवेलेबल थी सबसे पहले 6 लाख की इनके पास, तो जो चीज़ इनकी अपनी है वो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बिल्डिंग 6 लाख की है। प्लांट एंड मशीनरी की तरफ देखिए, प्लांट एंड मशीनरी इनकी अपनी है 6,50,000 की, जो मैंने यहाँ पे लिखी है 6,50,000, और 4,94,000 की इन्होंने नई रिवैल्यूएट की थी जो ए लिमिटेड की तरफ से आई, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये वैल्यू बन गई। उसके बाद फर्नीचर 10,000 का इनका खुद का अपना है और 6,000 रुपये का इन्होंने ए लिमिटेड की तरफ से लिया था। जब इन्होंने कंपनी टेक ओवर की है तो ऑब्वियस उनका फर्नीचर भी आया होगा, तो ये फर्नीचर 16,000 का। और न्यू प्रोजेक्ट देखिए, न्यू प्रोजेक्ट ये जो वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही थी, गुडविल के लिए उन्होंने मना किया था कि गुडविल वो नहीं लेंगे, तो वो हम नोट ही नहीं करेंगे। जो भी लिमिटेड के लिए मना कर देगा वो चीज़ हम बैलेंस शीट में नहीं लेकर आएंगे। न्यू प्रोजेक्ट इन्होंने 95,000 का टेक ओवर किया था, तो यहाँ पे भी 95,000 लिखा जाएगा। स्टॉक सेम एज इट इज़, आप लोग देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे है 3,80,000 का, और यहाँ पे स्टॉक 1,90,000 का इन्होंने ए कंपनी का लेकर आए और 3,80,000 इनका अपना है, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी। इसके अलावा डेबिटर्स हैं, देखिए डेबिटर्स हैं यहाँ पे 2,30,000 के और 1,80,000 के। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4,10,000 दोनों डेबिटर्स को, और 9,000 की प्रोविज़न थी यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लेस कर दी। ठीक, कैश और बैंक बैलेंस देखिए, कैश और बैंक, कैश बैलेंस ए लिमिटेड का 15,000 है और इनका 1,90,000 है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 1,90,000 इनका अपना है, 15,000 इनको ए लिमिटेड कंपनी की तरफ से मिला। इसके अलावा जो आपकी एंट्रीज़ में कैश और बैंक की जो ट्रांजैक्शंस आप शो करते हैं, आप उनको यहाँ पे लेस कर देंगे। ये देखिए बी लिमिटेड की बुक है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि कैश और बैंक डेबिट में था, तो हमने यहाँ पे